हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम मौर्य, केमिस्ट्री फैकल्टी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नीट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि हमारा 12 सितंबर को एग्ज़ाम होना है। ओके, सो अभी तक क्या है, अभी तक दो टाइप के स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वो जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है विद कंसेप्ट, विद न्यूमेरिकल्स, और अब उनको क्या करना है, रिवीजन करना है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक 80%, 90% या फिर हो सकता है 70% सिलेबस कवर कर लिया है और अभी उनका कुछ सिलेबस रिमेनिंग है और उसको वो कवर करने के बाद फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो जब हम पूरा सिलेबस कवर करने के बाद रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे चैप्टर को फिर से थॉरली पूरा कंसेप्ट वैसे पढ़ेंगे, वैसे नहीं पढ़ सकते क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है ड्यूरिंग द रिवीजन। तो रिवीजन में क्या करना होता है, हमें पढ़ने सारे टॉपिक्स होते हैं लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है, उनके हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, उनके हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जब रिवीजन करोगे तो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी के टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़ने वो भी हैं एक बार, बट इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर प्रीवियस ईयर जो हमारे एग्जाम हुए हैं नीट के, वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के टॉपिक्स, जो क्लास 11th के टॉपिक्स हैं। तो क्लास 11th में जो पहला हमारा चैप्टर आता है वो आता है मोल कंसेप्ट। ठीक है, इसको हम एनसीईआरटी में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट में जब भी आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है स्टोइकियोमेट्री पे। स्टोइकियोमेट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो लिमिटिंग रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अब कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि मोल्स के हमने 3 फॉर्मूले मेनली पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है जब मास गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन हो तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, फिर हम तीसरा फॉर्मूला यूज करते हैं जब हमें एसटीपी पे वॉल्यूम गिवन हो तो उसको हम 22.4 से डिवाइड करके मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस टाइप के मैनिपुलेट करके क्वेश्चन वो हमें इसमें सॉल्व करने हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकंड चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेनली आपको बोहर्स मॉडल पे ध्यान देना है। बोहर्स मॉडल में आप पढ़ते हो रेडियस कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेशन। ठीक है, तो उनके फॉर्मूले और उन पे बेस्ड क्वेश्चन वो आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। आपको पता है 4 क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, एक हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और उसके बाद लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स को हमें एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इस पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये मेनली हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं किससे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करें तो नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक टेबल या फिर इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हम मेनली 4 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 4 प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एक हमारा होता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लास्ट में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन चारों प्रॉपर्टी के ट्रेंड कि हम जब लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं तब क्या होगा, जब हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं तब क्या होगा, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उनको आपको विद एक्सेप्शन पढ़ना है। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अगर बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल मिल जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसके भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हुए हैं। उसमें जो पहला है वो एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, और एमओटी के साथ साथ इसके जो बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया, इस टाइप के। ठीक है, बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड पैरामीटर्स पे क्वेश्चंस काफी हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीएसईपीआर थ्योरी। छोटा सा टॉपिक है वीएसईपीआर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक और आपको पढ़ना है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये मेनली 3-4 टॉपिक हैं जो आपको केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ के जाने ही जाने हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना तभी ये टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में तो वैसे तो गैस लॉ वगैरह होते हैं, लेकिन हम गैस लॉ वगैरह फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। तो आप यहाँ पर नहीं भी पढ़ोगे तो एक बार आप पढ़ चुके हो फिजिक्स में, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पर मेनली आपको फोकस करना है, एक तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपको आइडियल गैस और रियल गैस, ठीक है, उनका जो कंपैरिजन है कि आइडियल गैस में क्या होता है, रियल गैस में क्या होता है, जो केटीजी वाला पार्ट है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कई बार 2 या 3 भी आ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक तो वर्क डन पढ़ना है डिफरेंट प्रोसेस में, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है, इन सब प्रोसेस में आपको वर्क डन पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ना है। और जो थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एंथैल्पी चेंज, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबसन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हम डिफरेंट टाइप की एंथैल्पी पढ़ते हैं, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, इंक्लूडिंग हेस लॉ, ठीक है। इसमें हेस लॉ के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो एक तो आपको एंथैल्पी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी, वर्क डन और साथ में एक एंट्रोपी, ये पढ़ने टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं मेनली आपको यही बोलूंगा कि आप केपी कैसी रिलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उससे ज़्यादा उसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो केपी कैसी रिलेशन पढ़ लो, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दूसरा अगर आप देखना चाहो तो ली चैटलियर प्रिंसिपल एक बार देख सकते हो, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम में एक तो आपको एसिड बेस थ्योरी पढ़नी है जो अर्हेनियस और बाकी लोगों की थ्योरी थी, ठीक है, एसिड बेस थ्योरी। उसके बाद आपको सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, एक तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। दूसरा हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ड वाटर, जो वाटर की जो हार्डनेस होती है वो कौन से आयन की वजह से होती है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। तो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा है रेडॉक्स में आपको मेनली ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ना है। वैसे तो इसमें बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन भी है, लेकिन उसमें इतना फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में आपको एक तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कौन सी प्रॉपर्टीज, जनरल ट्रेंड की एटॉमिक रेडियस क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर, ये सभी प्रॉपर्टी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें 2 मेन कंपाउंड पढ़ने हैं, एक है हमारा लाइम जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है हमारा लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। इन 2 कंपाउंड के बारे में हमें स्टडी करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक पे भी सेम चीज अप्लाई होती है। पी ब्लॉक के केस में भी आपको क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज इसकी पढ़नी है और सिलिकेट्स, ठीक है, ऑर्थो सिलिकेट्स, पैरा सिलिकेट, ये जो होते हैं उनके बारे में, सिलिकेट्स के बारे में पढ़ना है। तो एक तो हमें प्रॉपर्टी पढ़ना है, दूसरे में क्या पढ़ना है, सिलिकेट्स के बारे में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो क्लास 11th का नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कुछ टॉपिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको ये इतने टॉपिक तो करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी केमिस्ट्री छोड़ के जा रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो इतने टॉपिक तो आप पढ़ के ही जाओ, ठीक है। और अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लोगे तो ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट हमारा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो हमारा जीओसी वाला पार्ट होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं जीओसी वाले पार्ट की अगर डिस्कशन करूँ तो जीओसी वाले पार्ट में सबसे पहला आपको पढ़ना है नोमेनक्लेचर, ठीक है। बहुत ही आसान होता है और एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है नोमेनक्लेचर के बाद जो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आइसोमेरिज्म। अब मैं बताता हूँ, आइसोमेरिज्म एक बहुत ही लेंदी और बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो सारा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है, मेनली आपको पढ़ना है इसमें स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, एक तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है प्लस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के बारे में पढ़ना है। ऑप्टिकल में जैसे आप पढ़ते हो ना कि एनेंसियोमर, मीजो कंपाउंड, ये सब, ठीक है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें पीओएस, सीओएस वगैरह जो पढ़ते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। और आइसोमेरिज्म में अगर हम दूसरा जो पार्ट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सिर्फ आपको टॉटोमेरिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टॉटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बाकी आप पार्ट छोड़ सकते हो, सिर्फ आपको टॉटोमेरिज्म पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ने। कौन से पढ़ने, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एक तो आपका होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक आपका होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है,
उसके बाद आपका होता है रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद आपका होता है मीजोमेरिक, ठीक है। ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आता है, अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आता है, रेजोनेंस नहीं आता, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं आता है, तो फिर आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोसीड नहीं कर सकते, आगे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, ठीक है। तो मेनली ये तो पढ़ना ही है। और इसके साथ साथ जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है, एसिड प्लस बेस वाले, उनका जो ऑर्डर होता है, कई बार आपको 4 कंपाउंड दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि अरेंज द कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर या इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर या डिक्रीजिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड होते हैं? मेनली रेजोनेंस, मेजोमेरिक इफेक्ट और इन्हीं इफेक्ट पे बेस्ड हमारे ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारा वो आता है रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला पार्ट, फिर आता है रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट। तो अगर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो मेनली हमें पढ़ना होता है वो, देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे टोटल सिलेबस में 6 होते हैं, ठीक है। कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें मेनली कार्बोकेटाइन के बारे में ही पढ़ना है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमें किसके बारे में पढ़ना है? कार्बोकेटाइन के बारे में मेनली पढ़ना है। ओके, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। साथ में जो रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो होती है एक तो SN1 एंड SN2 और एक हमारी होती है E1 एंड E2, ठीक है। SN1 SN2 हमारा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, E1 E2 होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को हमें पढ़ना है और दोनों में कंपैरिजन भी पढ़ना है कि SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, E1 में क्या होता है, E2 में क्या होता है। रिएक्शन तो पढ़नी पढ़नी, साथ में उनका हमें कंपैरिजन भी करना है, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ना है GOC में। नेक्स्ट इसका बाद जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है वो आता है हाइड्रोकार्बन। वो कौन सा पार्ट आता है? हाइड्रोकार्बन। और आपको पता है जो हाइड्रोकार्बन है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हमारा होता है एल्केन, ठीक है, फिर आता है हमारा एल्कीन, फिर आता है हमारा एल्काइन। ये 3 पार्ट हमारे होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर मैं बात करूं एल्केन के, तो एल्केन में आपको 2 मेथड तो मेनली पढ़ने हैं, एक कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन, ठीक है। यहां पर आप कौन सा पढ़ोगे? सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन। सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन और दूसरी कौन सी पढ़ोगे? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन। अगर हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन में जो मेनली आपको पढ़नी है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्लस मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगा, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में भी मेनली आपको वाटर की एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो वाटर की एडिशन रिएक्शन 3 टाइप में हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एसिड कैटालाइज रिएक्शन, एक हम पढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक हम पढ़ते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो जो हमारा एडिशन ऑफ वाटर है उसमें 3 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एडिशन रिएक्शन के साथ जो आपके रूल होते हैं मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन के में हम ये पढ़ सकते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। एल्काइन में आप एक ही रिएक्शन पढ़ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये था हमारा क्लास 11th के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास 11th के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चला होगा और इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो मेनली जब आप रिवीजन करना तो इन टॉपिक्स को तो नहीं छोड़ना है, ठीक है। इन टॉपिक्स पे जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे, ये पूरे हमारे 11th के टॉपिक हो गए, ठीक है। इसके बाद 11th में एक टॉपिक और बचता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मैं आपको मेनली ऐसे ही बता देता हूँ, आपको पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है और एक आपको वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक तो आपको एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो हमारा एटमॉस्फेयर में होता है और एक हमें वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, 2 पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से या सल्फर के ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। या तो आपको NO2 मिलता है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में, या तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब मिलते हैं, ठीक है। दूसरा आप जो हमारा मेनली है वो वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना। तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 12th की केमिस्ट्री। ये तो 11th के टॉपिक्स थे। अगर हम 12th के टॉपिक्स की बात करें तो 12th के टॉपिक्स में जो हमारा पहला है वो है सॉलिड स्टेट। पहला जो हमारा है वो है सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में मेनली मैं आपको बता देता हूँ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी पढ़नी है,
पैकिंग एफिशिएंसी डिफरेंट की, ठीक है, एफसीसी, बीसीसी, ठीक है, सभी की आपको पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको वॉइड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वॉइड्स, जैसे आप वॉइड्स पढ़ते हैं ना, टेट्राहेड्रल वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ये सब जो क्यूबिक वॉइड, ये वॉइड्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है रेडियस रेशियो, वॉइड्स के साथ ही ये टॉपिक आता है रेडियस रेशियो, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली ये 2-3 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं किसमें, सॉलिड स्टेट में। एक तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है, वॉइड्स के बारे में पढ़ना है और रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो आता है सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। आपको पता है सॉल्यूशन में जो मेन होता है वो होता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तो पढ़नी ही पढ़नी है। टोटल 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, आपको पता है कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी, प्लस इसको मत छोड़ना, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी प्लस वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो एक तो आपको कोलराउच लॉ पढ़ना है, कोलराउच लॉ, ठीक है, कोलराउच लॉ पढ़ना है। दूसरा आप यहां पर फैराडेज लॉ, जो फैराडे के लॉ हैं, फैराडे के दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, फैराडेज लॉ पढ़ने हैं आपको, ठीक है, कोलराउच लॉ, फैराडेज लॉ आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है जो आपका सेल पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल प्लस गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, जो डेल जी इक्वल टू रिलेशन नहीं आता माइनस NF E नॉट सेल, ठीक है, वो। तो यहाँ पर आपको रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये पढ़ना है, ठीक है। मेनली ये आपको इसमें पढ़ने हैं, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट अगर हम मूव करें केमिकल काइनेटिक्स, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। जो केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, और छोटा सा टॉपिक है। आपको इसमें एक तो रेट लॉ निकालना सीखना है, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपको इसमें जो पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़नी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी काइनेटिक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़नी है, जो आपका इंटीग्रेशन मेथड होता है, ठीक है, उसके फॉर्मूले पे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे, अर्हेनियस इक्वेशन। तो ये 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं केमिकल काइनेटिक्स में। इसके बाद हमारा जो मेन नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। एक तो आपको गोल्ड नंबर पढ़ना है, गोल्ड नंबर पे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। एक आपको हार्डी सुल्जे रूल पढ़ना है, हार्डी सुल्जे रूल, ठीक है। ये सब कोलाइड्स के टॉपिक्स हैं, कोलाइड जो कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ते हैं ना, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोलाइड पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ कोलाइड, ठीक है, जो भी आपके कोलाइड्स होते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है, लायोफिलिक, लायोफोबिक, वो भी जो भी हो, ठीक है। उसके बाद आप कैटलिस्ट के बारे में पढ़ लेना, कैटलिस्ट, ठीक है, जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, और एक और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये मेनली 3-4 टॉपिक हैं जो आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये मेन टॉपिक्स हैं जो आपको सरफेस केमिस्ट्री में कवर करने हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, क्लास 12 का। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मेटलर्जी, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी में जनरली आपको पढ़ना है एक तो मेटल्स के बारे में, अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है, कौन कितना मिलता है हमें, अकरेंस ऑफ मेटल, एल्यूमिनियम कितना मिलता है, जिंक कितना मिलता है, इन सब के बारे में, ठीक है, ओर वगैरह के बारे में, ठीक है, किस ओर से, ओर टाइप्स, मतलब ओर के बारे में भी आप पढ़ सकते हो कि कौन सी ओर से कौन सा मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारी कई सारी टाइप की ओर होती हैं वो भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आप इसमें जो पढ़ सकते हो वो आप लीचिंग प्रोसेस, ठीक है, जो कि एक केमिकल प्रोसेस होता है, लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग बेसिकली होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, लीचिंग हम पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है, लीचिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम आप इसमें पढ़ सकते हो कैल्सिनेशन रिफाइनिंग, कैल्सिनेशन और रिफाइनिंग के बारे में,
कैल्सिनेशन और रिफाइनिंग के बारे में, प्लस मैं ऐड करूंगा एलिंघम डायग्राम, एलिंघम डायग्राम, ठीक है। एलिंघम डायग्राम बहुत आसान है, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस पे क्वेश्चन कई बार बन जाता है एलिंघम डायग्राम पे, ठीक है, तो ये पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में भी कई सारे फैमिलीज होती हैं, ठीक है। तो पहले आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली होती है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे तो नाइट्रोजन फैमिली में मैं मेनली आपको यही बोलूँगा कि नाइट्रोजन फैमिली में एक तो आप इसके कंपाउंड जो है ऑक्साइड, जैसे ये N2O हो गया, NO2 हो गया, N2O5 हो गया, इन सब के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें, ठीक है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। उसके बाद जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना है, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, प्लस इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, कौन ज़्यादा बेसिक होगा, बेसिक स्ट्रेंथ, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो मेनली हमें नाइट्रोजन फैमिली में यही मेन टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी जो फैमिली है वो है ऑक्सीजन फैमिली। कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली है नेक्स्ट हमारी जो फैमिली है वो है ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली में हम पढ़ सकते हैं, एक तो हमें पढ़ना है ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। जैसे हमारा H2SO4 प्रिपरेशन, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ना है हमें। H2SO4 के बारे में पढ़ना है, H2S2O8, ठीक है, H2S2O8, ये कुछ ऑक्सी एसिड हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैलोजन फैमिली की, हैलोजन, हैलोजन फैमिली की, तो हैलोजन फैमिली में आपको एक तो मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, ये पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी पढ़ना है। किसके फैमिली के बारे में? हैलोजन फैमिली के बारे में। इसके बाद जो लास्ट हमारी फैमिली आती है जिसको हम ग्रुप 18 बोलते हैं, ग्रुप 18 या फिर इसको इनर्ट गैस फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें सभी इनर्ट गैस भरी हुई होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है कंपाउंड ऑफ जेनन, और कुछ नहीं पढ़ना ज़्यादा, इसमें पढ़ना है सिर्फ कंपाउंड्स ऑफ जेनन, ठीक है, कंपाउंड ऑफ जेनन पढ़ना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है डी एंड एफ ब्लॉक। अगेन मैं बोलूंगा कि डी एंड एफ ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, और एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, लेकिन एक तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही छोटा चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें वो आपको पढ़ना लैंथेनाइट के बारे में, एक तो आपको लैंथेनाइट की तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है? लैंथेनाइट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो और आप पढ़ सकते हो वो आप पढ़ सकते हो जो कंपाउंड है KMnO4, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में सारा कुछ, KMnO4 के बारे में। उसके बाद इसमें पढ़ सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एक जो प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, तो ये आप पढ़ सकते हो। तो डी एंड एफ ब्लॉक में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम सबसे टॉप पे टॉपिक रखेंगे वो हमारे पास है आइसोमेरिज्म। कई बार क्वेश्चन हमें आइसोमेरिज्म से पूछा रहता है, प्लस इसमें जो VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कंपाउंड का, ठीक है, प्लस जो CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, VBT एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हम क्रिस्टल फील्ड, स्प्लिटिंग एनर्जी वगैरह सब कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिलने ही मिलने, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आते हैं, कई बार 3 भी आ जाते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो SN1, SN2, E1, E2, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन में। दूसरा इसमें आप न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इन सब के बारे में पढ़ सकते हो, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ GOC में। तो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अगर आपने वहाँ पे पढ़ लिया है, SN1, E1, E2 वहाँ पढ़ लिया, तो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत फिर नहीं है। दूसरा आप यहाँ पर फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, हुन्स-डिकर रिएक्शन, हुन्स-डिकर रिएक्शन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, हुन्स-डिकर रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमें मेनली एरोमेटिक कंपाउंड में देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, ये आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर, तो नेक्स्ट हमारा है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में जो हमारी मेन रिएक्शन पढ़नी, वो तो पढ़नी रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पर जो मेन और पढ़नी है वो पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हमारे अल्कोहल फिनॉल ईथर के, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, राइमर टाइमन रिएक्शन। ये तो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में मैं आपको बोलूंगा कि एक तो कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब कैनिजारो रिएक्शन का मतलब है क्रॉस कैनिजारो, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, सारे पढ़ने हैं आपको, ठीक है। प्लस एल्डोल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन में आपको क्रॉस एल्डोल और आपको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल जो भी हैं सारे पढ़ने हैं, ठीक है। प्लस आप यहाँ पर फेलिंग और टॉलन रिएजेंट, फेलिंग प्लस टॉलन रिएजेंट, ये पढ़ना है। फेलिंग और टॉलन रिएजेंट्स के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो आपको पढ़ना है सबसे पहले वो पढ़नी हॉफमन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, हॉफमन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें पढ़नी है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़नी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है वो आता है पॉलीमर। तो पॉलीमर में मेनली आपको क्या पढ़ना है, पॉलीमर में मेनली आपको उसका क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमर में फिर से रिपीट करता हूँ, क्लासिफिकेशन पॉलीमर पढ़ना है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं और कोपॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे पॉलीमर के। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा बायोमॉलिक्यूल। अगर हम अगले बात करें तो बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो बायोमॉलिक्यूल हैं, पॉलीमर हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हैं, ठीक है, इन सब टॉपिक्स को हम बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, जबकि ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक छोटे छोटे होते हैं और इनसे एक क्वेश्चन तो आना ही होता है। अगर हम बात करें पॉलीमर की तो पॉलीमर से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बायोमॉलिक्यूल से एक आना ही आना है, कई बार दो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल में जो हमें मेनली पढ़ना है वो प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन्स के। अब प्रोटीन में भी हमें क्या पढ़ना है, एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ना है। उसके बाद हमें न्यूक्लिक एसिड पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर, डी और एल कन्फिगरेशन, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो लास्ट जो अपना टॉपिक है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें आपको मेनली मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको मेनली मेडिसिन के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। प्लस आप इसमें उन केमिकल्स के बारे में पढ़ सकते हो जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, केमिकल्स यूज्ड इन डेली लाइफ, केमिकल्स यूज्ड इन डेली लाइफ। तो इनके बारे में हमें मेडिसिन के बारे में पढ़ना होता है, केमिकल्स यूज्ड इन डेली लाइफ के बारे में पढ़ना होता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आप ड्यूरिंग रिवीजन
इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको आपके लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहा होगा। ये टॉपिक्स आप जरूर अच्छे से पढ़ना जब भी आप रिवीजन करना नीट के लिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।